हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गौतम कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने हिस्ट्री का चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, ठीक है, क्लास 10th के लिए, जिसमें क्या था कि नेशनलिज्म जो बढ़ रहा था इंडो चाइना वाले रीजन में, उसके बारे में हमको पढ़ना था। तो हमने जो पिछली वीडियो इसकी बनाई थी, ओके, तो जो इसकी पिछले वाली वीडियो हमने बनाई थी दोस्तों, उसमें मैंने इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन बता दिया था आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया वो वीडियो जाके तुरंत देख लें, क्योंकि वो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उसकी, अगर आप वो देखेंगे इस चैप्टर की आपके लिए। ठीक है। और आगे के जो पार्ट्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? आज का जो टॉपिक है हमारा द डायलेमा ऑफ द कॉलोनियल एजुकेशन। ओके। तो दोस्तों, कॉलोनियल एजुकेशन का क्या डायलेमा है? डायलेमा का मतलब होता है दोस्तों दुविधा। ठीक है। तो क्या एजुकेशन की वहाँ पे दुविधा थी, किस तरीके की वहाँ प्रॉब्लम थी, क्या थी, यहाँ पे ये सब हमको चीज़ देखना है। यानी कि ये है कि भाई कोई भी कॉलोनी, अगर कोई देश बनता है, किसी भी देश के ऊपर किसी देश दूसरे देश का अधिकार हो जाता है, तो वहाँ की एजुकेशन किस तरीके से प्रभावित होती है, वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, वो यहाँ पे हमको देखना है, जो कि वहाँ पे वियतनाम में आई फ्रेंच कॉलोनाइजेशन के कारण। ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, है ना। तो फ्रेंच कॉलोनाइजेशन वॉज नॉट बेस्ड only on economic exploitation, it was also driven by the idea of civilizing mission। ओके। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे एक बहुत सही बात बोली जा रही है, बहुत ही मतलब एक तरीके से फैक्चुअल बात की जा रही है कि वहाँ पे जो दोस्तों फ्रेंच कॉलोनाइजेशन था, वो केवल इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के लिए के ऊपर ही बेस नहीं था। यानी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के लिए ही केवल फ्रेंच जो थे वो अपनी कॉलोनीज नहीं बना रहे थे। ठीक है, कि भाई यहाँ से क्या कर दें, यहाँ से सारी जो अपना अच्छे अच्छे जो चीज़ें हैं ज़्यादा 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 प्रोडक्शन करिए, मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए ही केवल उन्होंने वहाँ पे कॉलोनाइजेशन नहीं किया था, बल्कि वो एक आइडिया लेके आए थे सिविलाइजिंग मिशन का। ओके। अब ये सिविलाइजिंग मिशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? सिविलाइजिंग मिशन का मतलब ये होता है कि जो सिविलाइजेशन है उसको भी ध्वस्त कर दिया जाए। यानी कि वहाँ पे जो सिविलाइजेशन है, जो सिविलाइजेशन चल रही है, यानी कि अगर मैं बात करूँ सभ्यता, ठीक है, तो ये उनकी सिविलाइजेशन पे अटैक करना चाहते थे। यानी कि मान लीजिए वहाँ पे अगर फ्रेंच कॉलोनाइजेशन हो रहा है तो वो अपने ही जैसा बनाना चाहते थे, अपनी सभ्यता का वहाँ प्रचार करना चाहते थे, जैसा कि यहाँ पे दोस्तों किसने किया था? ब्रिटिशों ने किया था इंडिया के अंदर। एंड द फ्रेंच क्लेम्ड दैट दे वर ब्रिंगिंग मॉडर्न सिविलाइजेशन टू द वियतनामीज। ओके। तो फ्रेंच क्या क्लेम कर रहे थे? फ्रेंच ये बोल रहे थे कि हम जो वियतनामीज लोग हैं उनको मॉडर्न सिविलाइजेशन में लेके आएंगे। यानी कि ये है कि वियतनामीज लोग जो हैं उनको मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंदर हम डालेंगे और उनको वो सिविलाइजेशन सिखाएंगे। यानी कि एक तरीके से सभ्यता जो है वो वहाँ पे हम वियतनामीज के लोगों के लिए वहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है। तो एंड दे टुक ग्रांटेड दैट यूरोप हैड डेवलप्ड द मोस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशन, सो इट बिकेम द ड्यूटी ऑफ द यूरोपियंस टू इंट्रोड्यूस दीज मॉडर्न आइडियाज टू द कॉलोनी। ये बोल रहे थे कि यूरोप जो है दोस्तों, इसने सबसे मोस्ट एडवांस्ड जो सिविलाइजेशन है, ठीक है, मोस्ट एडवांस्ड अगर ये सिविलाइजेशन है तो ये यूरोपियंस की ड्यूटी बनती है कि वो अपनी कॉलोनीज में इन जो सिविलाइजेशन है, डेवलप्ड सिविलाइजेशन है, उसको फैलाएं। ठीक है, उनके आइडियाज़ जो है वो कॉलोनी को दें, है ना। जो कॉलोनाइजेशन हुआ है, जो मान लीजिए जैसे इंडिया है, ठीक है, तो अब इंडिया के अंदर वो अपना फैला अपनी सिविलाइजेशन का प्रचार करें, अपनी सभ्यता का प्रचार करें, सेम टू सेम फ्रांस वाले, क्योंकि पूरे यूरोपियन से, तो उन्होंने बोला कि अगर हमारी सभ्यता डेवलप्ड है ना, तो हम ये क्या करें, कॉलोनीज के ऊपर जो है वो ये सभ्यता को थोपे एक तरीके से। ठीक है। एंड दिस मीन डिस्ट्रॉइंग लोकल कल्चर्स, रिलीजन्स, ट्रेडिशंस, बिकॉज दीज वर सीन एज आउटडेटेड एंड प्रिवेंटेड मॉडर्न डेवलपमेंट। तो ये क्या कहकर ऐसा बोल रहे थे दोस्तों? ये क्या, ये कहकर बोल रहे थे कि जो आपके जो रिलीजन्स हैं पुराने, लोकल कल्चर्स हैं, वहाँ के लोकल जो ट्रेडिशंस हैं, वो क्या करते हैं, वो मॉडर्न डेवलपमेंट को प्रिवेंट करते हैं। यानी मॉडर्न डेवलपमेंट नहीं हो सकता अगर वो आपके वो होते हैं तो। ठीक है, क्योंकि ये आउटडेटेड है। क्या बोल रहे थे वो? आउटडेटेड, बहुत ही पुराने फैशन के, बहुत ही पुराना कल्चर है आपका, और बहुत ही पुराने रिलीजन्स के आप रह रहे हैं, बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है जो आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे कहा। ठीक है।
और इनका मेन मकसद ये जो लोकल कल्चर और रिलीजन ट्रेडिशंस जो है इनको तोड़ना ही था, क्योंकि जब आप उनके जैसे बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे, उनका समर्थन करने लगेंगे। ठीक है, तो आप जब उनका समर्थन करने लगेंगे तो वो आपके ऊपर आसानी से रूल कर पाएंगे। मेन चीज़ इनका जो आइडिया था वो यही था। ठीक है, एंड एजुकेशन वॉज सीन एज वन वे टू सिविलाइज द नेटिव, but in order to educate them the French had to resolve a dilemma: how far were Vietnamese to be educated। ठीक है, तो एजुकेशन अगर अपन देखें, ठीक है, तो जो नेटिव था, ठीक है, ओके, तो क्या करना चाहते थे कि भाई एजुकेशन ही एकमात्र सहारा है, एकमात्र वे है क्या करने का। जो देसी लोग हैं वहाँ पे, जो फ्रेंच के जो मान लीजिए वो वियतनामीज हैं, ठीक है, उनको क्या करने का, सिविलाइज करने का। बट इन ऑर्डर टू एजुकेट देम फ्रेंच क्या उनको करना चाहते थे, फ्रेंच एक दुविधा को मिटाना चाहते थे, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे उनको एजुकेट करके। ठीक है, उनको एजुकेट करके फ्रेंच जो है वो एक सॉल्व करना चाहते थे कि कितना ज़्यादा, है ना, कितना जो है वियतनामीज को एजुकेट किया जाना चाहिए। एंड फ्रेंच नीडेड एन एजुकेटेड लोकल लेबर फोर्स बट दे फियर्ड दैट एजुकेशन माइट क्रिएट प्रॉब्लम्स। तो ठीक है, तो ये यही विचार कर रहे थे कि वियतनामीज जो है इनको भाई कितना एजुकेटेड होना चाहिए, यहाँ एजुकेशन अगर मान लीजिए हमको देनी है तो वो कितनी देनी चाहिए। एक तरफ उनको एजुकेटेड लेबर फोर्स की भी ज़रूरत थी, ठीक है, एक तरफ उनको एजुकेटेड लेबर फोर्स की भी ज़रूरत थी, क्योंकि उनको उससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती। ठीक है, उससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती, लेकिन वो उनके लिए प्रॉब्लम भी साबित हो सकती थी, क्योंकि जैसे ही एजुकेशन आती है तो लोगों को अच्छे बुरे की पहचान भी धीरे धीरे होने लगती है। ठीक है, तो यही इन्होंने बोला कि भाई क्या बोला गया, ये जो एजुकेशन दे रहे हैं ये एक तरीके से प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। वंस एजुकेटेड द वियतनामीज में बिगन टू क्वेश्चन कॉलोनाइजेशन डोमिनेशन। तो सीधी सी बात है, कॉलोनियल डोमिनेशन के खिलाफ वो सवाल करने लगेंगे कि भाई आप ऐसा कैसे कर रहे हैं, ये तो चीज़ तो गलत है अगर उनको एजुकेट किया गया तो। ठीक है, तो ये इनको डर सता रहा था। ठीक है ना, एंड मोर ओवर फ्रेंच सिटीजन्स लिविंग इन वियतनाम कॉल्ड कॉलोन्स बिगिन फियरिंग दैट दे माइट लूज देयर जॉब्स। ओके, as teachers, shopkeepers, policemen to be educated to the educated Vietnamese, so they opposed policies and would give us the Vietnamese full access to French education। Okay, तो क्या हुआ यहाँ पे, अब यहाँ पे जो वहाँ फ्रेंच सिटीजन्स रहा करते थे, है ना, जो फ्रेंच के लोग, फ्रांस के लोग रहा करते थे वियतनाम के अंदर, अब वो डरने लगे कि भाई अगर मान लीजिए वियतनामीज को एजुकेट किया जाता है और उनको जॉब्स मिलती है, हमारी जॉब्स, ठीक है, तो फ्रेंच सिटीजन्स को डर लगा कि भाई हमारी जॉब तो चली जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ कि टीचर जो है, शॉपकीपर जो है, पुलिसमैन है, ये सब की जॉब्स थी वहाँ पे। ठीक है, तो जो एजुकेटेड वियतनामीज होंगे अब वो जॉब उनको ना मिलने लगे। ठीक है, तो उन्होंने ये पॉलिसीज जो फ्रेंच लेके आ रहे थे उनका अपोज किया। ठीक है, और उनका अपोज किया, जिसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, दैट वुड गिव द वियतनामीज फुल एक्सेस टू फ्रेंच एजुकेशन। इससे वियतनामीज को जो है, वियतनाम के लोग जो हैं दोस्तों, उनको फ्रेंच एजुकेशन की एक्सेस मिल गई। ठीक है, एंड अगर बात करते हैं टॉकिंग मॉडर्न, है ना, मॉडर्नाइजेशन, एक तरीके से मॉडर्न बात करते हैं आधुनिकता के बारे में, आधुनिक वर्ल्ड के बारे में, तो क्या बोल रहा है, द फ्रेंच वर फेस्ड विथ येट अनदर प्रॉब्लम्स इन स्फीयर ऑफ एजुकेशन। द अलाइट्स इन वियतनाम वर पावरफुली इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज कल्चर। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंच क्या थे, फ्रेंच जो थे एक तरीके से प्रॉब्लम फेस कर सकते थे, है ना, कैसे प्रॉब्लम फेस कर सकते थे भाई, प्रॉब्लम इसलिए फेस कर सकते थे इन द स्फीयर ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन को फैलाने में। क्यों, क्योंकि भाई जो फ्रेंच जो अपने वियतनाम के लोग हैं, है ना, अभी जो वियतनाम के लोग हैं, ये वियतनाम के लोग दोस्तों चाइनीज़ कल्चर से बहुत प्रभावित थे। ठीक है, जो वहाँ के अलाइट्स पीपल थे, है ना, and to consolidate their power the French had to counter these Chinese influence। तो सबसे पहले मान लीजिए फ्रेंच लोग जो हैं, अब उनको वियतनामीज को एजुकेटेड करना है। अब मान लीजिए उनको एजुकेशन देना भी है, तो सबसे पहले जो वो चाइनीज़ कल्चर से इतने प्रभावित हैं उनको सबसे पहले तो उनके दिमाग से, है ना, या उनकी ज़िंदगी से उनको क्या करना पड़ेगा, उस चाइनीज़ कल्चर को हटाना पड़ेगा। ठीक है,
So they systematically dismantled the traditional educational system and established French school for Vietnamese. उन्होंने धीरे धीरे करके क्या किया दोस्तों, एक सिस्टमेटिकली तरीके से, बिल्कुल सिस्टमेटिकली मैनर में इन्होंने क्या किया, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था उसको डिसमेंटल किया, उसको धीरे धीरे करके ख़त्म किया, एंड उन्होंने फ्रेंच स्कूल इस्टेब्लिश किए। किसके लिए? वियतनाम के लोगों के लिए। बट दिस वॉज नॉट ईजी, ये इतना सरल भी नहीं था। चाइनीज, द लैंग्वेज यूज्ड बाय एलाइट सो फार, हैड टू बी रिप्लेस्ड, बट what was take its place? Was the language to be वियतनामीज और फ्रांच, है ना, फ्रेंच? तो ठीक है, लैंग्वेज जो थी चाइनीज, अब वो तो चली गई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसकी जगह पे क्या लाया जाए, वियतनामीज या फ्रेंच? ओके, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। एंड देयर वर टू ब्रॉड ओपिनियंस इन दिस क्वेश्चन, सम पॉलिसी मेकर्स एम्फेसाइज्ड द नीड टू यूज अ फ्रेंच लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो कुछ जो बुद्धिजीवी जो थे वहाँ पे, पॉलिसी मेकर्स जो थे, है ना, जो नीति बनाने वाले आदमी थे वहाँ पे, उन्होंने सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि फ्रेंच लैंग्वेज को ही यूज़ करना चाहिए। क्यों यूज़ करना चाहिए? एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्योंकि मान लीजिए फ्रेंच जो ऑफिसर्स हैं वियतनामीज, क्योंकि उनको फोर्स्ड लेबर की आवश्यकता है, तो अगर मान लीजिए वो इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उनको जो लैंग्वेज प्रेफर करेंगे दोस्तों, उसमें बहुत ही ईजीनेस पड़ेगी, क्योंकि फ्रेंच समझने वाले अगर एक दूसरे आदमी रहेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि उनको जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एंड बाय लर्निंग द लैंग्वेज दे फेल्ट द वियतनामीज वुड बी इंट्रोड्यूस्ड टू द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ फ्रांस। ठीक है, अब लर्निंग तो हो गई, ठीक है, लैंग्वेज तो सीख लिया, उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि वियतनामीज के सामने अब जो है वो फ्रेंच कल्चर को भी और फ्रेंच सिविलाइजेशन जो है इनको भी क्या कर देना चाहिए, इनको इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। एंड दिस वुड हेल्प क्रिएट एन एशियाटिक फ्रांच सॉलिडली टाइड टू यूरोपियन फ्रांस। ओके, तो यहाँ पे एशियाटिक फ्रांस जो है इसको भी हमें यूरोपियन फ्रांस जो है उसकी तरह से क्या कर सकते हैं, हम उसको बना सकते हैं और दोनों को एक ही लेवल तक का कर सकते हैं। एंड द एजुकेटेड पीपल इन वियतनाम वुड रिस्पेक्ट फ्रेंच सेंटिमेंट एंड आइडियल्स, सो द सुपरियरिटी ऑफ फ्रांच कल्चर एंड वर्क फॉर द फ्रांच। ओके, तो ये वो सोच रहे थे कि भाई एजुकेटेड पीपल जो है वियतनाम के लोग जो हैं वो भी क्या करते हैं, फ्रेंच सेंटिमेंट्स और आइडियल्स का क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है ना, रिस्पेक्ट करते थे, वो जो पढ़े लिखे लोग थे, और वो सुपरियोरिटी जानते थे, उनकी जो महानता है, एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि उसका जो इन्फ्लुएंस है फ्रेंच कल्चर का वो पहचानते थे, और जो वो फ्रांस के लिए काम करना चाहते थे। ठीक है, और यह बोल सकते हैं अपन फ्रेंच के लिए काम करते थे। एंड अदर वर अपोज टू फ्रांच बीइंग द ओनली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, तो कुछ ने विरोध भी किया कि ऐसा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो फ्रांच नहीं होना चाहिए। ओके, एंड द suggested that Vietnamese be taught in lower classes and French in the higher classes। तो अब कुछ उन बुद्धिजीवियों ने फिर से क्या बोला, अब उन्होंने बोला कि भाई जो वियतनामीज है वो लोअर जो क्लास जो पीपल हुए हैं, है ना, लोअर क्लास के जो पीपल हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको वियतनामी सिखाइए, और जो फ्रेंच है वो हायर क्लासेस को सिखाइए। जैसा कि इन्होंने बोला था कि एजुकेटेड पीपल जो है वो फ्रेंच कल्चर की क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उनको क्या सिखाया जाए, फ्रेंच सिखाया जाए जो हायर क्लासेस के हैं। ओके, एंड द फ्यू हु learned French and acquired French culture were to be rewarded with French citizenship। ठीक है, तो जिन्होंने फ्रेंच सीखी, है ना, जिन्होंने फ्रेंच कल्चर को अपना लिया, उसको रिवॉर्ड किया गया फ्रेंच सिटीजनशिप के साथ, यानी कि उसको फ्रांस की भी सिटीजनशिप जो है, नागरिकता जो है वो मिल गई वहाँ पे। ठीक है, एंड हाउ एवर ओनली द वियतनामीज अलाइट कंप्राइजिंग अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन। ओके, तो अब वियतनामीज अलाइड जो थे वो बहुत ही पॉपुलेशन में अपन बोल सकते हैं कि कम ही रह गए थे, है ना, एट कुन एनरोल इन द स्कूल एंड ओनली अ फ्यू अमंग दीज दोस एडमिटेड अल्टीमेटली पास्ड द स्कूल लिविंग एग्जामिनेशन, and this was largely
because of deliberate policy of failing students particularly in the final year so that they could not qualify for the better paid jobs। अब यहाँ क्या होता था, यहाँ ये होता था कि भाई अब तो कुछ ही लोग बच गए हैं, कुछ एलाइट्स बच गए हैं, ठीक है, वियतनामीज एलाइट जो हैं, अब वो कुछ ही बच गए हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो स्कूल्स में भाग ले मतलब स्कूल्स में एनरोल कर सकते हैं, और जब वो स्कूल में एनरोल कर सकते हैं, है ना, और उसमें से भी, है ना, उसमें से भी जो जिन्होंने एडमिशन लिया है उसमें से कुछ ही लोग क्या कर सकते थे, स्कूल लिविंग एग्जामिनेशन है यानी कि जो फाइनल ईयर एग्जामिनेशन होता है वो पास कर पाते थे, ठीक है। अब वो पास कर पाते थे, क्यों ऐसा होता था कि कुछ ही पास कर पाते थे, क्योंकि दोस्तों इनकी जो फेलिंग पॉलिसी थी ना, पॉलिसी और डेलिब्रेट पॉलिसी ऑफ फेलिंग स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट को फेल करने की पॉलिसी इनकी जो फाइनल ईयर में हुआ करती थी पर्टिकुलरली, वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसके कारण ये स्टूडेंट्स को फेल कर दिया करते थे। इसीलिए जो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे जो है बेटर पेड जॉब्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते थे, एंड यूजली एज मैनी 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड, है ना, तो देख रहे सकते हैं हम 2/3 स्टूडेंट्स को यहाँ पे फेल कर दिया जाता था। एंड इन 1925 अ पॉपुलेशन ऑफ 17 मिलियन देन वर लेस देन 400 हु पास द एग्जामिनेशन। तो देख सकते हैं जैसा कि आप 17 मिलियन के पॉपुलेशन में केवल 400 जो हैं वो पास कर पा रहे हैं एग्जामिनेशन को, तो यहाँ पे कितनी बुरी हालत है, यहाँ आप देख के आंकड़े देख के पता लगा सकते हैं, ठीक है। फिर स्कूल्स टेक्स्ट बुक्स ग्लोरीफाइड द फ्रेंच एंड जस्टिफाइड कॉलोनियल रूल, है ना, तो अब क्या हुआ, जो स्कूल की टेक्स्ट बुक थी, अब सीधी सी बात है जो राज कर रहा है वो सिलेबस भी तो अपने ही हिसाब से बनाएगा, तो वहाँ की बढ़िया टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ था कि नहीं, जो फ्रेंच लोग हैं, है ना, और जो उनका कॉलोनियल रूल है वियतनाम के ऊपर वो बढ़िया है, जस्टिफाइड है, उसको कोई भी गलत नहीं बोल सकता, एंड द वियतनामीज वर रिप्रेजेंटेड एज प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड capable of manual labor but not the intellectual reflection। ओके, तो यहाँ क्या बोला गया वियतनामीज के बारे में ही, जो उनके ही देश में उनके ही स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में ये बताया गया दोस्तों कि वियतनामीज जो है वो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के हैं, बैकवर्ड टाइप के हैं, बड़े पुराने लोग हैं, और बैकवर्ड पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये तो पिछड़े लोग हैं, ठीक है। और ये जो है मैनुअल लेबर में यानी कि लेबर जो है ना, मजदूरों वाले इसमें तो बहुत सही है, ये मजदूरों वाली बात में तो ये यहाँ के लोग बहुत सही हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल रिफ्लेक्शन यानी दिमाग से पैदल हैं, एक तरीके से कह रहे थे ये कि वियतनामीज लोग जो है वो उनमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। एंड दे कुड वर्क इन द फील्ड बट नॉट रूल देमसेल्फ। ओके, ये बोल रह सकते थे कि ये खेतों में तो काम कर सकते हैं, फील्ड में तो काम कर सकते हैं, लेकिन ये खुद की कंट्री को नहीं चला सकते, ठीक है। एंड दे वर स्किल्ड कॉपिस्ट बट नॉट क्रिएटिव। अब अगर बात करें उनमें जिनमें स्किल है तो वो भी कॉपी की हुई स्किल है, उनकी खुद की कोई स्किल नहीं है, क्रिएटिव नेचर के नहीं है। एंड स्कूल चिल्ड्रंस वर टोल्ड दैट ओनली फ्रांच रूल कुड एंश्योर पीस इन वियतनाम, ठीक है। और स्कूल चिल्ड्रन को क्या बताया जाता था, स्कूल के बच्चों को ये बताया जाता था कि फ्रेंच जो कॉलोनाइजेशन यानी कि फ्रेंच रूल जो है वियतनाम के अंदर, वही वियतनाम के अंदर पीस लेके आ सकता है, यानी कि शांति जो लेके आएगा, शांति को जो इंश्योर करेगा, यानी कि जो पीस हो सकती है वियतनाम में वो केवल फ्रेंच रूल के तहत ही हो सकती है। एंड सिंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्रेंच रूल द वियतनामीज पीजेंट नो लॉन्गर लिव्स इन constant terror of pirates, calm is complete and peasants can work with good heart। तो क्या बोल रहे थे कि जैसे ही फ्रेंच रूल एस्टेब्लिशमेंट होता है तो वियतनामीज पीजेंट जो हैं, है ना, वो ज़्यादा दिन तक, मतलब ये कह सकते हैं कि जो पायरेट्स हैं, पायरेट्स यहाँ पे क्या बोल सकते हैं दोस्तों, पायरेट्स मतलब होता है समुद्री डाकू, है ना, जो समुद्र से वार करते हैं ना, समुद्री डाकू यानी कि जो समुद्र से, मतलब एक तरीके से आप डाकू का मतलब तो जानते ही हैं, ठीक है, तो ये इनको समुद्री डाकू कहा जाता है, ठीक है। तो ये बोल रहे थे कि कांस्टेंट टेरर जो समुद्री डाकुओं का आतंक था उससे छूट गए, ठीक है, यानी कि उनसे जो है उसको उनको मुक्ति मिल गई वियतनामीज पीजेंट को, जैसी फ्रेंच रूल यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हुआ। एंड काम इज कंप्लीट यानी पूरी तरीके से, एक तरीके से बोलते हैं शांति आ गई, और पीजेंट्स जो है वो बिल्कुल गुड हार्ट्स के साथ काम करने लगे। ओके, फिर हम देखते हैं 2.2 जिसका नाम है लुकिंग मॉडर्न। ओके, द Tonkin Free School was started in 1907। ओके,
तो टॉनकिन फ्री स्कूल है स्टार्ट किया गया 1907 में टू प्रोवाइड अ वेस्टर्न वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन देने के लिए। एंड दिस एजुकेशन इंक्लूडेड क्लासेस इन साइंस, हाइजीन एंड फ्रेंच। ओके, these classes were held in evening and had to paid for separately। ओके, तो अब ये स्पेशल यहाँ पे जो अपन कह सकते हैं क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट की गई साइंस के लिए, हाइजीन के लिए और फ्रेंच के लिए, और इनके लिए अलग से पे भी करना पड़ता था लोगों को, ठीक है, अगर ये वाली क्लासेस लगाना है तो। एंड द स्कूल्स अप्रोच टू व्हाट इट मीन टू बी मॉडर्न इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ थिंकिंग प्रीवेलेंट एट द टाइम। ओके, तो क्या बोल रहे थे कि स्कूल्स की क्या होता है मॉडर्न, ठीक है। ओके, व्हाट इट मीन्स टू बी मॉडर्न। ओके, ये एक गुड एग्जाम्पल था क्या करने का, उस टाइम पे ये पता लगाने का कि भाई मॉडर्न चीज है क्या, ठीक है। एंड इट वॉज नॉट इनफ टू लर्न साइंस एंड वेस्टर्न आइडियाज। ओके, यही केवल अपने लिए सफिशिएंट नहीं था, इनफ नहीं था कि हम साइंस को पढ़ें या वेस्टर्न आइडियाज को समझें, वहाँ पे उनको लर्न करें। एंड टू बी मॉडर्न, ओके, एंड वियतनामीज हैड ऑल्सो लुक मॉडर्न। ओके, तो उनको मॉडर्न चीज़ें जो है देखना भी था, मॉडर्न यानी भाई आधुनिकता की बात कर रहे हैं यहाँ पे सीधे सीधे। एंड द स्कूल encouraged द adoption ऑफ वेस्टर्न स्टाइल सच एज हैविंग अ शॉर्ट हेयर कट। अब वहाँ पे उनको बोला गया कि भाई आप वेस्टर्न स्टाइल्स तो आप सीख ही रहे हैं, तो उसमें वेस्टर्न स्टाइल्स के तहत आप क्या कर लीजिए, जो शॉर्ट हेयर कट है वो भी करवाना चालू कर दीजिए, ठीक है। एंड फॉर द वियतनामीज दिस मीट अ मेजर ब्रेक विथ देयर ओन आइडेंटिटी सिंस दे ट्रेडिशनली केप्ट लॉन्ग हेयर। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ा एक अपन बोल सकते हैं कि उनकी जो आइडेंटिटी है उनको तोड़ा गया, उनकी आइडेंटिटी को ब्रेक किया गया, उनकी आइडेंटिटी वहाँ पे उनसे छीन ली गई। क्या किस तरीके से, क्योंकि वो ट्रेडिशनली जो है वो बड़े लंबे बाल रखे करते थे वियतनामीज, है ना, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इनको जो है शॉर्ट हेयर कट करने के लिए बोल दिया गया बिकॉज ऑफ वेस्टर्न स्टाइल वहाँ पे स्कूलों में सिखाई जा रही थी। एंड टू अंडरमाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ टोटल चेंज देयर वॉज इवन अ हेयर कटिंग चांट। ओके, एंड यहाँ पे लिखा हुआ जैसे कॉम्ब इन द लेफ्ट हैंड, सीजर इन द राइट, स्निप स्निप क्लिक क्लिप, वॉच आउट, बी केयरफुल, ड्रॉप स्टूपिड प्रैक्टिसेस, डंप चाइल्डिश थिंग्स, स्पीक ओपनली एंड फ्रैंकली, स्टडी वेस्टर्न कस्टम्स। ओके, ओके, तो ये एक पोएम टाइप से यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई आप कंघी पकड़िए लेफ्ट हैंड में, कैंची पकड़िए राइट हैंड में, बोलिए स्निप स्निप क्लिप क्लिप, एंड वॉच आउट बी केयरफुल। ओके, बहुत ही केयरफुल रहिए, एंड ड्रॉप स्टूपिड प्रैक्टिसेस, तो उनको एक तरीके से बोला जा रहा था कि अपनी पुरानी प्रैक्टिसेस जो है वो छोड़ दो, है ना, चाइल्डिश थिंग्स जो बचपन की चीज़ें वो छोड़ दो, है ना, या ओपनली और फ्लैंकली बोलो, और वेस्टर्न कस्टम्स जो है उनको स्टडी करो। तो ये इनको एक तरीके से शिक्षा जो यहाँ पे दी जा रही थी। एंड रेसिस्टेंस इन स्कूल्स, ये हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो स्कूल के अंदर जो रेसिस्टेंस होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स डिड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द करिकुलम, समटाइम्स दे वर ओपन अपोजिशन, एट अदर टाइम्स देयर वॉज साइलेंट रेसिस्टेंस। ओके, तो एक ऐसा नहीं है कि टीचर और स्टूडेंट्स बिल्कुल आंख बंद करके पूरी करिकुलम जो जो भी चल रहा है ना, जो भी एक्टिविटीज़ चल रही है उसको सपोर्ट कर रहे हो, नहीं, ये एक अपोजिशन भी थे में भी थे, यानी कि ये अपोज भी करते थे कभी कभी, ठीक है, बट ये एक तरीके से बोल सकते हैं साइलेंट रेसिस्टेंस है, ज़्यादा ये वॉयलेंट नहीं होते थे, है ना, वॉयलेशन नहीं करते थे ज़्यादा। ओके, and as the number of Vietnamese teacher increased in the lower classes, it became difficult to control what was actually taught। okay, तो जैसे ही लोअर क्लासेस में टीचरों की, वियतनामीज टीचरों की संख्या ज़्यादा होती है, तो ये कंट्रोल करना वहाँ पे जो फ्रेंच लोग हैं उनको मुश्किल हो जाता है कि भाई क्या पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है, व्हाट एक्चुअली में क्या पढ़ाया जा रहा है ना। While teaching, Vietnamese teacher quietly modified the text and criticize what was stated। तो कभी कभी क्या होता था, टीचिंग करते करते जो है वो वियतनामीज टीचर्स जो थे वो क्रिटिसाइज भी कर डालते थे जो भी बुक में लिखा होता था, ठीक है, क्योंकि बुक में जो लिखा होता था वो तो फ्रेंच लोगों के हिसाब से लिखा होता था, और पढ़ा कौन रहा है, वियतनामीज टीचर, इसीलिए, ठीक है। एंड in 1926, a major protest erupted in Saigon Native Girls School. A Vietnamese girl sitting in one of the front seat was asked to move to the back of the class, and
अलाउ अ लोकल फ्रेंच स्टूडेंट टू ऑक्यूपाई द फ्रंट बेंच। तो यहाँ पे क्या होता है, एक मेजर प्रोटेस्ट 1926 के अंदर देखने को मिलता है, जो कि सैगन नेटिव गर्ल्स स्कूल के अंदर होता है दोस्तों। यहाँ पे एक वियतनामीज गर्ल है जो कि क्या होती है कि फ्रंट की जो सीट्स होती है उसमें बैठी होती है, और उसको ये बोला जाता है कि आप जो है वो पीछे जाके बैठ जाइए, और जो फ्रेंच जो बच्चा होता है उसको क्या बोला जाता है कि आप जाइए, आ जाइए फ्रंट बेंच पे बैठ जाइए। एंड शी रिफ्यूज, तो वो क्या कर देती है, मना कर देती है। ओके। एंड द प्रिंसिपल ऑल्सो अ कॉलन, ओके, क्योंकि फ्रेंच पीपल होते हैं, ठीक है, तो फ्रेंच पीपल था जो प्रिंसिपल था वहाँ का, एक्सपेल्ड हर। ओके। तो उस कर दिया गया, निकाल दिया गया, ठीक है। एंड व्हेन एंग्री स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेड, दे टू वर एक्सपेल्ड। ओके, और कुछ स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जो एंग्री स्टूडेंट्स जो कि खिलाफ थे उनके, तो वो भी गुस्सा होकर क्या करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे, और वो भी क्या करे गए, उनको भी निष्कासित कर दिया गया, उनको भी निकाल दिया गया। एंड लीडिंग टू अ फर्दर स्प्रेड ऑफ ओपन प्रोटेस्ट सीइंग द सिचुएशन। अब ये जो एक्सपेल्ड किए गए दोस्तों, इसके कारण और जो है वो ओपन प्रोटेस्ट जो है वो फैल गए। एंड सीइंग द सिचुएशन गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, द गवर्नमेंट फोर्स द स्कूल टू टेक अ स्टूडेंट्स बैक। ओके, तो जब ज़्यादा ही प्रोटेस्ट होने लगे, जो कंट्रोल गवर्नमेंट की कंट्रोल से एक तरीके से बाहर हो गया, तब वहाँ की गवर्नमेंट क्या बोली, गवर्नमेंट ने बोली कि भाई स्कूल्स के अंदर जो छात्रों को आपने निष्कासित किया है, निकाला है, उनको वापस लीजिए। ओके। एंड the principal reluctantly agreed but warned the students, I will crush all Vietnamese under my feet. ओके। तो वही सुने वो सर से प्रिंसिपल जो है उन्होंने वो एग्री हो गई कि चलिए ठीक है, हम इनको वापस ले सकते हैं, लेकिन एक शर्त पे, किस तरीके से कि उन्होंने वॉर्न किया स्टूडेंट्स को, ठीक है, कि अगर आपने दोबारा कुछ ऐसा किया तो मैं क्या करूंगी, आपको अपने पैरों तले जो है वो कुचल दूंगी। ठीक है, सीधी सी बात जो यहाँ पे लिखी हुई है मैंने वो आपको बताया। ठीक है, यानी कि हम आपको एक तरीके से छोड़ेंगे नहीं, अगली बार आप कुछ ऐसा करते हैं तो। एंड यू विश माई डिपोर्टेशन। ओके। ओके, तो उन्होंने बोला कि क्या तुम मेरा डिपोर्टेशन चाहते हो, है ना। एंड नो वेल दैट आई विल लीव ओनली आफ्टर आई एम अश्योर्ड वियतनामीज नो लॉन्गर इनहेबिट कोचिन चाइना। ओके, तो इन्होंने क्या बोला कि जब तक जो है वियतनामीज जो है वो इनहेबिटेंट रहेंगे, ठीक है, यानी कि नो लॉन्गर का मतलब क्या है कि भाई वियतनामीज जो है वो कोचिन चाइना, कोचिन चाइना एक रीजन था दोस्तों, साउथ का रीजन था, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोले कि आई एम अश्योर वियतनामीज, जब तक अश्योर नहीं कर लेती कि वियतनामीज जो है वो अब कोचिन चाइना में नहीं रहते, तब तक कि मैं जो है वो लीव नहीं करने वाली हूँ, मतलब नहीं करने वाला हूँ, एक जो भी है टीचर है वो उसने वहाँ पे बोला, ठीक है। एंड एल्सवेयर students fought against the colonial government effort to prevent the Vietnamese for qualifying white collar jobs। तो वही सीधी सी बात है कि जो white collar jobs थी, यानी कि जो महंगी जॉब्स थी, बेटर पेड जॉब्स थी, उनके लिए उनको फेल किया जा रहा था, तो क्वालिफाई करने पे ऊपर जो है वहाँ के स्टूडेंट्स ने वहाँ पे सवाल उठाया, ठीक है, फाइट की अगेंस्ट, मतलब उनके अगेंस्ट फाइट की। एंड दे वर inspired by patriotic feeling and conviction that it was the duty of the educated to फाइट फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। तो उनके अंदर एक पेट्रोटिक फीलिंग, एक अपन कह सकते हैं कि उससे वो बहुत इंस्पायर्ड हुए थे, है ना, और वो अपनी ड्यूटी ये समझ रहे थे कि हमको जो है एजुकेटेड होने के नाते हमको जो है वो गलत के पीछे जो है वो, मतलब गलत जो हो रहा है उसके खिलाफ हमको लड़ना चाहिए, ठीक है ना, किसके लिए, सोसाइटी, समाज के बेनिफिट के लिए, समाज के लाभ के लिए। and this brought them into conflict with the French as well as the traditional elite। ओके, तो ट्रेडिशनल elite जो कि फ्रेंच का सपोर्ट करते थे, सीधी सी बात है, तो उनके और जो जो बाकी के जो लोग थे, फ्रेंच स्टूडेंट्स जो थे, है ना, जो कि एजुकेटेड थे, उनके बीच में क्या हो गया दोस्तों, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया। एंड सिंस बोथ सॉ देयर पोजीशंस थ्रेटन्ड, दोनों ने अपनी पोजीशंस जो है उसको क्या देखी, दोनों ने अपनी पोजीशंस, जैसे कि फ्रेंच हो गया और जो ट्रेडिशनल एलाइट है, दोनों को ये लगा कि भाई अब जो है हमारी पोजीशन वो खतरे में आ गई है। एंड बाय द 1920s स्टूडेंट्स वर फॉर्मिंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज सच एज पार्टी ऑफ यंग अन्नान and publishing national journals such as अननीस स्टूडेंट्स। ओके, तो इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज बना ली, जिसका एक का नाम था कि यंग एनान, और नेशनलिस्ट जर्नल्स जो है ये क्या करने लगे दोस्तों, पब्लिश करने लगे, जिसमें से एक का नाम क्या था, एनामीस स्टूडेंट्स। ओके, तो ये था।
वहाँ पे बहुत प्रोटेस्ट होने लगा। एंड स्कूल्स दस बिकेम एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर पॉलिटिकल एंड कल्चरल बैटल्स। ओके, तो स्कूल एक बेटर इम्पॉर्टेंट प्लेस बन जाती है ना, किसके लिए, पॉलिटिकल और कल्चरल बैटल्स के लिए। ठीक है, कि वहाँ पे कल्चर किस तरीके का होगा, पॉलिटिकली वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से चलेगी। एंड द फ्रेंच सॉट टू स्ट्रेटन देयर रूल इन वियतनाम थ्रू द कंट्रोल ऑफ एजुकेशन। तो फ्रेंच लोग जो थे वहाँ पे अपनी पोजीशंस को, अपने रूल को जो है वो मजबूत करना चाहते थे, अपनी जो पोजीशन है उसको मजबूत करना चाहिए चाहते थे बाय द कंट्रोल ऑफ एजुकेशन, कि वहाँ पे एजुकेशन में अगर वो कंट्रोल कर लें तो वो अपनी पोजीशन जो है, अपने रूल को जो है वहाँ पे बरकरार रख सकते हैं। एंड दे ट्राई टू चेंज द वैल्यू नॉर्म्स एंड परसेप्शंस ऑफ द पीपल। ओके, तो वहाँ पे लोगों के परसेप्शंस को उन्होंने बदलने का प्रयास किया, उनकी जो वैल्यूज़ थी उसको बदलने का प्रयास किया, नॉर्म्स बदलने के प्रयास किया, एंड टू मेक देम बिलीव इन द सुपरियरिटी ऑफ द फ्रेंच सिविलाइजेशन एंड द इन्फेरियरिटी ऑफ द वियतनामीज। तो उन्होंने वियतनामीज़ जो थी उनकी कमजोरियों और फ्रेंच की जो सुपरियरिटी है, फ्रेंच की जो महत्वता है उसको बताते हुए उन्होंने लोगों का जो माइंड डाइवर्शन है उसको करने का एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि प्रयास किया, उनके अंदर ऐसा बिलीव कर डालने की, क्या कर सकते कह सकते हैं अपन की कोशिश की एक। ठीक है, एंड वियतनामीज इंटेलेक्चुअल ऑन द अदर हैंड फियर्ड द वियतनाम वाज लूजिंग नॉट जस्ट कंट्रोल ओवर इट्स टेरिटरी बट इट्स वेरी आइडेंटिटी। तो लोगों ने वहाँ पे क्या सोचा दोस्तों, वहाँ पे इंटेलेक्चुअल जो वहाँ पे थोड़े बुद्धिजीवी थे उन्होंने ये भी सोचा कि यार अगर हम मान लीजिए कि वियतनाम हमारे हाथ से तो जा ही रहा है, मतलब एक लैंड के रूप में तो जा ही रहा है, लेकिन एक्चुअल में हम अपनी आइडेंटिटी भी धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। एंड इट्स ओन कल्चर एंड कस्टम वर बीइंग डिवैल्यूटेटेड एंड द पीपल वर डेवलपिंग अ मास्टर स्लेव मेंटालिटी। और जो यहाँ का है दोस्तों कल्चर और कस्टम तो बर्बाद हो ही रहा है, डिवैल्यू हो रहा है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं की जा रही है, उसको बड़ा खतरनाक बताया जा रहा है, बड़ा जो कमज़ोर है वो बताया जा रहा है, और हम जो हैं वो एक मास्टर स्लेव मेंटालिटी के होते जा रहे हैं, यानी हमारी जो मेंटालिटी है वो स्लेव मेंटालिटी होती जा रही है। ओके, and the battle against French colonial education became part of larger battle against colonialism for the independence। तब से वहाँ पे जो है वो लड़ाइयाँ स्टार्ट होना चालू हुई, किसके लिए, कॉलोनियल एजुकेशन के खिलाफ। एंड जो है फ्रेंच कॉलोनियल एजुकेशन एक बहुत बड़ा क्या बन गई, बोल सकते हैं अपन हिस्सा बन गई बैटल अगेंस्ट द कॉलोनाइजेशन कॉलोनलिज्म एंड फॉर द इंडिपेंडेंस। यानी कि एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि फाइट जो हुई कॉलोनलिज्म के अगेंस्ट और इंडिपेंडेंस के लिए, ये यहाँ पे इसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो रहा वो क्या रहा, फ्रेंच कॉलोनियल एजुकेशन, जो कि फ्रेंच लोग वियतनामीज को देना चाहते थे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। अगला जो हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे हाइजीन डिजीज एंड एवरीडे रेजिस्टेंस। तो रोज का जो विद्रोह है, हाइजीन वहाँ पे किस तरीके से मेंटेन होती थी, डिजीजेस किस तरीके से वहाँ पे उस टाइम पे लोगों को हुई, ये चीज़ें हम अब आप पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए।